Hello and welcome to all to this lecture series on fluid mechanics. This is lecture 9 flow through pipes. ठीक है, स्टार्ट करेंगे फ्लो थ्रू पाइप्स. सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ पाइप. हमने बात तो करी फ्लो थ्रू पाइप, लेकिन सबसे पहले हमें टेक्निकल डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज अ पाइप. ठीक है, अ पाइप इज अ क्लोज्ड कंडुइट यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फ्लूइड्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अंडर प्रेशर. ठीक है, और सिंस पाइप्स जो होते हैं वो ऑलवेज अंडर प्रेशर होते हैं, तो इसलिए वो ऑलवेज रन फुल. ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप बात करें टेक्निकल डेफिनेशन आप देखें तो जो सीवर का पाइप डला होता है जिसका डायमीटर बहुत बड़ा होता है उसको पाइप नहीं कह सकते, क्योंकि वो कभी भी फुल रन नहीं करता. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है. जो पाइप्स बाकी होते हैं जिनमें से फ्लूइड फ्लो करता है दैट इज वो फ्लूइड्स वो जो होते हैं दे आर नोन एज पाइप्स, और उनका जो मैंने आपको बताया दे आर ऑलवेज रन अंडर प्रेशर, इसलिए दे ऑलवेज रन फुल. ठीक है, और एज द फ्लूइड फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ठीक है, जब फ्लूइड आपका फ्लो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो इट इज सब्जेक्टेड टू रेजिस्टेंस. उसमें कुछ रेजिस्टेंस होती है, और वो रेजिस्टेंस क्यों होती है वो हम देखेंगे. देखिए, रेजिस्टेंस होने का कारण यह है कि एक तो जो फ्रिक्शन फोर्सेज होते हैं बिटवीन द फ्लूइड पार्टिकल्स एंड द बाउंड्री वॉल्स ऑफ द पाइप. जो पाइप वॉल होती है उसकी बाउंड्री वॉल और जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स होता है, उसकी वजह से रेजिस्टेंस आता है. और दूसरा जो विस्कस शेयर होता है अमंग द फ्लूइड पार्टिकल, जो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर जो स्लाइड करती है उसके कारण जो विस्कोसिटी का फोर्स आता है, जो विस्कस शेयर आता है, जो हमने पहले दिन के लेक्चर में पढ़ा था लेक्चर 1 में. ठीक है, बेसिक्स कंसेप्ट में. तो वहाँ पर से जो है जो विस्कस शेयर होता है उसकी वजह से भी क्या होता है, ये रेजिस्टेंस आता है. ये दो कारण है बेसिकली जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आता है. एक तो बिटवीन द फ्लूइड पार्टिकल और पाइप वॉल के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसकी वजह से, और दूसरा बेसिकली जो विस्कस रेजिस्टेंस होता है अमंग द फ्लूइड पार्टिकल्स. ठीक है, और दिस रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज नोन एज द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस. ठीक है, ड्यू टू दिस द एनर्जी पोजेस्ड बाय द फ्लोइंग फ्लूइड इज रिड्यूस्ड इन द ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लो. तो इसकी वजह से क्या होता है, मतलब कि जो रेजिस्टेंस होती है फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि जो एनर्जी पोजेस्ड होती है बाय जो मतलब जो फ्लोइंग फ्लूइड के पास जो एनर्जी होती है वो इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी होती है वो कुछ कम हो जाती है. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि सो देयर विल बी ऑलवेज बी सम लॉस ऑफ एनर्जी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, बिकॉज ऑफ विच द प्रेशर इन द फ्लूइड डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. तो जो प्रेशर डिक्रीज करता है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो उसका रीज़न यही है कि इसलिए डिक्रीज करता है क्योंकि जो ये रेजिस्टेंस होती है उसको ओवरकम करने के लिए उसकी एनर्जी कुछ रिड्यूस हो जाती है, और इसलिए उसका प्रेशर जो है वो कुछ डिक्रीज करता है. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें इक्वेशन है दैट इज़ नोन एज अ डार्सी-विसबैक इक्वेशन. ठीक है, डार्सी-विसबैक इक्वेशन है. तो इसमें क्या होता है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं कराऊंगा. इस तरीके का एक पाइप होता है, इस तरीके का हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं, इसमें बर्नौली इक्वेशन का यूज़ करते हैं. ठीक है, और उसकी मदद से हम ये चीज़ डिराइव करते हैं. हम अलॉन्ग दी एक्स ये पाइप के डायरेक्शन के अलॉन्ग फोर्स इक्वेट करते हैं, और बर्नौली इक्वेशन को लगाकर हम यहाँ से इस तरीके के एक फॉर्मूले पर आते हैं. दिस इज एच एफ, दैट इज़ द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, दैट इज गिवन बाय एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD. ठीक है, जिसमें एफ इज़ द फ्रिक्शन फैक्टर, एल इज़ द लेंथ ऑफ द पाइप, वी इज़ द वेलोसिटी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डी इज़ द डायमीटर ऑफ द पाइप. ठीक है, और एक और तरीका हो सकता है कि एच एफ इक्वल टू 4FLV स्क्वायर अपॉन 2 GD. कभी आपको ऐसा फॉर्मूला लिखा दिखेगा, कभी ऐसा. ठीक है, कंफ्यूज ना हो, दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, बस एफ की वैल्यू अलग है. यहाँ पर एफ इज फ्रिक्शन फैक्टर और यहाँ पर एफ इज नोन एज अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो आप इन दोनों इक्वेशन से देख सकते हैं कि अगर आप इसको इससे इक्वेट करेंगे इस इक्वेशन को, तो आपको मिल जाएगा कि द फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, दिस इज अबाउट डार्सी-विसबैक इक्वेशन. फिर इसके बाद देखिए, जब पाइप से क्या होता है कि जब पाइप में से हमारा फ्लूइड फ्लो करता है तो कुछ एनर्जी लॉस होती है. ये मैंने आपको बताया. उसमें क्या होता है कि दो टाइप के लॉसेज होते हैं. दो लॉसेज होते हैं, वन इज़ अ काइंड ऑफ अ मेजर लॉस एंड अनदर काइंड इज अ माइनर लॉस. ठीक है, मेजर लॉसेज क्या होते हैं कि लॉसेज विच अकर इन अ कांस्टेंट एरिया सेक्शन ऑफ द पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के कारण जो भी लॉसेज होते हैं दे आर नोन एज मेजर लॉसेज, और दे आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द डार्सी-विसबैक इक्वेशन. ठीक है, डार्सी-विसबैक इक्वेशन का यूज़ करके वही एच एफ इक्वल टू FLV स्क्वायर अपॉन 2 GD लगा के इसको हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, और लॉन्ग पाइपलाइंस के लिए क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है. ठीक है, इसलिए इनको मेजर लॉसेस बोला जाता है कि एनर्जी लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन बिकम अ वेरी लार्ज कंपोनेंट एंड देयरफॉर दे आर नोन एज मेजर लॉसेस. क्योंकि इसमें एल का कंपोनेंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होते हैं, और लेंथ अगर कभी बहुत बड़ी होगी तो उसके साथ क्या होगा कि ये जो लॉसेज होंगे इनकी मैग्नीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए इनको बोला जाता है मेजर लॉसेस. बाकी ऐसा कोई कारण नहीं है मेजर लॉसेस इनको बोलने का, बस यही कारण है कि ये लेंथ के प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए लिखा हुआ है फॉर लॉन्ग पाइपलाइन. जो लंबी पाइपलाइंस होती हैं उनके केस में लेंथ बढ़ जाती है, तो उसके केस में ये कभी कभी बहुत ज़्यादा इनका मैग्नीट्यूड हो जाता है, इसलिए इनको बोला जाता है मेजर लॉसेस. ठीक है, फिर इसके बाद होते हैं माइनर लॉसेस. माइनर लॉसेस
लॉसेस विच अकर ड्यू टू चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, ठीक है, वेलोसिटी के चेंज के कारण जो भी हमारे लॉसेस होते हैं दैट इज नोन एज अ माइनर लॉसेस। और ये वेलोसिटी का जो चेंज है वो दो तरीके से हो सकता है, आपको पता है डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है और मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो these are the losses which occur due to change in the cross section of the flow or due to change in the direction of flow, क्योंकि क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लो चेंज होगा तो उससे क्या होगा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो चेंज होगा तो उससे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। तो इन दोनों चेंजेस की वजह से क्या हो सकता है कि लॉसेज जो होंगे दे आर नोन एज द माइनर लॉसेज, ठीक है। कभी कभी शॉर्ट पाइपलाइंस जो होती हैं जैसे कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, रिफाइनरीज एक्सेट्रा में क्या होता है कि जो लॉसेज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के कारण जो लॉसेज हो रहे हैं, यानी कि जो माइनर लॉसेज हैं वो कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं उनका मैग्नीट्यूड एज कम्पेयर टू द लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो मतलब ऐसा हमेशा नहीं है कि जो ये वेलोसिटी के चेंज के कारण होंगे ये माइनर ही होंगे और जो ये फ्रिक्शन के कारण होंगे ये हमेशा मेजर ही होंगे, बट जनरली ये केस होता है फॉर द लॉन्ग पाइपलाइन। शॉर्टर पाइपलाइंस के केस में ये उल्टा भी हो सकता है, यानी कि ये जो वेलोसिटी के चेंज के कारण जो लॉसेस होंगे दे कैन बिकम द डोमिनेटिंग पार्ट, ये मेजर लॉसेस हो सकते हैं, और जो फ्रिक्शन के कारण लॉसेस होंगे दे कैन बी द माइनर लॉसेस, ठीक है। ये जनरल एक कन्वेंशन है, ठीक है। देन इसके बाद देखिए हम बात कर लेते हैं माइनर लॉसेस की, अलग अलग तरीके की। लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, जैसे मान लीजिए ये कभी आपका कोई पाइप था और सडनली एनलार्ज हो गया, ये पाइप इतना बड़ा हो गया तो इसके कारण यहाँ पर कोई लॉस हुआ, ठीक है। और वो लॉस क्या होगा, HL इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस V2G, ये यहाँ पर V1 है, ठीक है, ये V1 है, ये V2 है, तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G। डेरिवेशन आप बुक में देखेंगे, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ बॉल्डा-कार्नोट इक्वेशन, ठीक है। फिर लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, पाइप आपका बड़ा था सडनली कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दिस इज नोन एज सडन कॉन्ट्रैक्शन। तो HL इज इक्वल टू 1/cc माइनस 1 का स्क्वायर एंड V2 स्क्वायर बाई 2G, ठीक है। और अगर ये cc की वैल्यू आपको अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में तो आप इसको डायरेक्टली 0.5 V2 स्क्वायर बाई 2G भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर लॉस एट दी एंट्रेंस की अगर हम बात करते हैं कि इस तरीके का कोई टैंक है, वहाँ से कोई नीचे पाइप लगा हुआ है, वहाँ से फ्लूइड अगर बाहर को फ्लो कर रहा है, एंटर कर रहा है इस पाइप पर, और वेलोसिटी अगर उसकी V2 है या सॉरी V है, कुछ भी है, मतलब पाइप की वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है, V हो या V2 कुछ भी हो, दैट HL इज इक्वल टू 0.5 V2 स्क्वायर बाई 2G या V स्क्वायर बाई 2G, ठीक है। और लॉस एट द एक्सिट, जैसे मान लो ये कोई पाइप है तो इसका क्या होगा कि जितना भी वेलोसिटी हेड होगा वो पूरा का पूरा ही लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज HL इक्वल टू V स्क्वायर बाई 2G। और लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि जैसे कोई पाइप है उसके अंदर कहीं पर कोई कंकर पत्थर या कुछ भी ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन फंसा हुआ है तो उसकी वजह से क्या लॉस होगा, दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई 2G A अपॉन C A माइनस A-1 होल स्क्वायर, वेयर A इज द एरिया ऑफ द पाइप एंड दिस स्मॉल a इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड C इज द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज एरिया एट वीना कॉन्ट्रैक्ट अपॉन A माइनस A और AC अपॉन A माइनस A, ठीक है। एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पर भी आपका ये ऑब्स्ट्रक्शन होगा उसके थोड़ा सा आगे जाके जहाँ पर आपका जो एरिया ऑफ फ्लो का जो क्रॉस सेक्शन है वो सबसे कम होगा, दैट इज नोन एज अ वीना कॉन्ट्रैक्ट, और उसका जो एरिया होगा दैट इज AC अपॉन A माइनस A, दैट इज नोन एज CC। और इस फॉर्मूले में आप रखेंगे तो आपको मिल जाएगा HL, दैट इज लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाइप, ठीक है। देन लॉस ड्यू टू बेंड्स एंड पाइप फिटिंग, कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पर आपका पाइप बेंड हो रहा होता है या उसमें कोई फिटिंग्स वगैरह लगी होती है, कहीं पर कोई वॉल वगैरह या कुछ भी लगी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर भी लॉस होता है, ठीक है। देन HL इज इक्वल टू K इंटू V स्क्वायर बाई 2G वेयर दिस K इज द बेंड कोफिशिएंट, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे, हमारे पास दो लाइंस होती हैं, दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए दो लाइंस होती हैं, दैट इज नोन एज अ पहली लाइन होती है जिसको बोला जाता है एनर्जी ग्रेड लाइन, टोटल हेड लाइन या टोटल एनर्जी लाइन, ठीक है, EGL, THL या फिर TEL। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखिए, इट इज डिफाइंड एज अ लाइन विच इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ टोटल एनर्जी हेड, दैट इज टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी आपका वही पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, तीनों का जो सम है एट डिफरेंट सेक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ अ पाइप विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लाइन, किसी एक रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में इन तीनों का जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा हर पॉइंट पर, जैसे लेंथ आप पाइप के अलोंग अगर बढ़ते चले जाएंगे, जैसे आपको यहाँ पर मैं बताऊँ इस तरीके फिगर से समझाने की कोशिश करूँ अगर मैं, कि आपका जैसे एक फ्लूइड का वेसल यहाँ पर है और एक फ्लूइड का वेसल यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में आपको कोई पाइप लगा होगा, ठीक है, ये पाइप लगा हुआ है। तो इस पाइप से क्या होगा बेसिकली कि आप हर पॉइंट पर अगर आप देखते चले जाएंगे तो आपकी जो वेलोसिटी होगी या जो आपकी एनर्जी होगी, एनर्जी जो होगी, जो टोटल एनर्जी होगी वो हर पॉइंट पर वेरी करती चली जाएगी, ठीक है। तो उसी का वेरिएशन की हर इस पॉइंट पर आपकी ये टोटल एनर्जी क्या है, फिर इस पॉइंट पर क्या है, फिर इस पॉइंट पर क्या है, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे और जो हर पॉइंट को आप ट्रेस करते चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगी जो लाइन, दैट इज नोन एज एनर्जी ग्रेड लाइन, टोटल हेड लाइन या फिर टोटल एनर्जी लाइन, ठीक है। और फिर उसी के बाद एक लाइन आती है दैट इज नोन एज हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन डिनोटेड बाय HGL, इट इज डिफाइंड एज अ लाइन विच इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ पीजोमेट्रिक हेड। मैंने आपको बताया पीजोमेट्रिक हेड इज P by rho c plus Z, दैट इज द प्रेशर एनर्जी प्लस द पोटेंशियल और डेटा एनर्जी, ठीक है, एट दी डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पाइप विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लाइन, ठीक है। ये इसमें और इसमें बेसिकली अंतर क्या है कि वेलोसिटी का चेंज है बस,
यानी कि अगर आपने एनर्जी ग्रेड लाइन आपको मिल गई, उसमें से आप हर पॉइंट पर अगर वेलोसिटी हेड को माइनस करते चले जाएंगे और एक पॉइंट आपको मिलते चले जाएगा, हर पॉइंट के लिए वेलोसिटी हेड को माइनस करते चले जाएंगे, तो उस लाइन को जो आप ज्वाइन करेंगे दैट इज नोन एज हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन और HGL। ठीक है, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि HGL इज ऑलवेज बिलो द EGL। ये आप इसमें से देख सकते हैं क्योंकि V2²/2G ऑलवेज पॉजिटिव होगा और ये टर्म हमेशा इस टर्म से बड़ा होगा, तो ये जो EGL है ये हमेशा HGL के ऊपर होगी। ठीक है, ओके, ये हमेशा ऊपर होगी। ठीक, देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट पाइप की। देखिए इक्विवेलेंट पाइप क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर। एक यूनिफॉर्म डायमीटर का पाइप होता है विच विल हैव द सेम डिस्चार्ज इन द सेम टोटल हेड लॉस एज द कंपाउंड पाइप हैविंग द डिफरेंट पाइप्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स एंड डिफरेंट डायमीटर। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो कनेक्शन होता है, अगर कहीं बहुत दूर से कहीं कनेक्शन हो रहा है किसी एक टैंक से किसी दूसरे रिजर्वायर में, या कहीं कुछ इस तरीके कुछ कनेक्शन अगर होता है, तो क्या होता है कभी कभी इस तरीके का कुछ कंडीशन बन के आती है कि क्या होता है कि पाइप के डायमीटर्स अलग अलग होते हैं जो कनेक्शंस में होंगे, या जो उनकी लेंथ होती है वो अलग अलग होती है, तो उन सबको हम एक इक्विवेलेंट पाइप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट पाइप में कन्वर्ट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, पाइप्स इन सीरीज में लगा सकते हैं या पाइप इन पैरेलल में लगा सकते हैं। तो हम उसको जो कन्वर्ट करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर विच विल हैव द सेम डिस्चार्ज इन द सेम टोटल हेड लॉस। ठीक है, जिसमें डिस्चार्ज भी सेम होगा और हेड लॉस जो होगा वो भी सेम होगा। वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके की कंडीशन है। ठीक है, दोनों के दोनों एक साथ नहीं होते। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि इक्विवेलेंट पाइप एक उस तरीके का यूनिफॉर्म डायमीटर का पाइप होता है जो इन चीज़ों को कंसिडर करता है कि डिस्चार्ज सेम होता है और हेड लॉस सेम होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स के तरीके का। ठीक है, तो पाइप्स इन सीरीज बेसिकली क्या है, पाइप्स इन सीरीज की जो कंडीशन होती है उसमें ये होता है कि डिस्चार्ज पासिंग थ्रू द ईच पाइप इज सेम, यानी कि हर पाइप से जो डिस्चार्ज फ्लो होगा, जैसे इस तरीके का फिगर आप देखें तो यहाँ से जो भी डिस्चार्ज होगा वो इस पाइप में भी वही होगा, इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा। ठीक है, तो डिस्चार्ज सेम होगा और जो हेड लॉस होगा ओवर द टोटल लेंथ ऑफ कनेक्शन इज एडेड, यानी कि जो टोटल हेड लॉस होगा यहाँ से यहाँ तक का दैट इज इक्वल टू दी जो इन तीनों पाइप्स का अलग अलग हेड लॉस होगा उसका सम। और एक चीज़ मैं और बता दूं, जो हेड लॉस का डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, जो हेड लॉस का डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू जो इनके लेवल ऑफ लिक्विड में, जो फ्री लिक्विड सरफेस है उसके लेवल में जो डिफरेंस है वही उसके टोटल हेड लॉस के बराबर होगा। ठीक है, H1 इज इक्वल टू F1 V1 स्क्वायर, ये हमने फिर वही सारी की सारी आपकी लगा दी है डार्सी-वेईसबैक इक्वेशन। और इसमें हम एक चीज़ अगर देखें, इसमें कुछ अगर सिंप्लीफाई हम करें कि अगर F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 अगर इस तरीके से कुछ हम लेके चलते हैं, ठीक है, तो हमें जो डेरिवेशन फाइनली जो एक्सप्रेशन मिलेगा दैट विल बी L इक्विवेलेंट अपॉन D इक्विवेलेंट की पावर 5 इज इक्वल टू L1 D1 पावर 5 प्लस L2 D2 पावर 5 प्लस L3 D3 पावर 5 एंड सो ऑन अप टू जितने भी पाइप्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली ये आ जाएगी। ठीक है, और जो यूनिफॉर्म डायमीटर है दैट इज D इक्विवेलेंट का जो यूनिफॉर्म डायमीटर है ऑफ द इक्विवेलेंट पाइप इज नोन एज द इक्विवेलेंट साइज ऑफ द पाइप। ठीक है, और जनरली जो L इक्विवेलेंट होता है दैट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, तो ये भी आप निकाल सकते हो और ये भी आप निकाल सकते, ये भी आपको निकाल सकते हो क्योंकि L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन। और ये D1 D2 ये सब आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, तो आपको D इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो विच इज नोन एज द इक्विवेलेंट साइज ऑफ द पाइप। दिस इज फॉर द पाइप इन सीरीज। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं पाइप्स इन पैरेलल। पाइप्स इन पैरेलल में क्या होता है कि इस तरीके का कोई पाइप है, ठीक है, ये यहाँ तक एक पाइप है, यहाँ से ये इधर से और इधर से इसके दो सेक्शन हो गए और फिर आगे जाके ये फिर से मिल गए। ठीक है, इसमें Q1 डिस्चार्ज हो गया, इसमें Q2 हो गया, इसकी लेंथ L1 डायमीटर D1 वेलोसिटी V1, इसकी लेंथ L2 डायमीटर D2 वेलोसिटी V2। तो इसमें क्या होगा कि जो डिस्चार्ज है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ का डिस्चार्ज हो, यहाँ का डिस्चार्ज डिवाइड हो गया और हेड लॉस जो होगा क्रॉस द कनेक्शन यहाँ और यहाँ के बीच में जो इन दोनों पाइप्स का हेड लॉस होगा दैट विल बी सेम। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 और HF1 इक्वल टू HF2, यानी कि ये कंडीशन आपने लगा दी कि F1 L1 V1 स्क्वायर बाई 2G D1 इक्वल टू F2 L2 V2 स्क्वायर बाई 2G D2। ठीक है, तो इन कंडीशंस को लगाकर आप जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा क्वेश्चन में आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और पहला कनेक्शन का यूज़ क्यों किया जाता है, टू इंक्रीज द टोटल डिस्चार्ज इन द मेंस, क्योंकि यहाँ से एक पाइप आ रहा है, यहाँ से एक पाइप आ रहा है, आगे जाके दोनों का डिस्चार्ज इसमें ऐड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो पहला कनेक्शन का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि टू इंक्रीज द टोटल डिस्चार्ज इन द मेंस। ठीक, देन ब्रांच पाइप नेटवर्क्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो ब्रांच पाइप नेटवर्क्स में बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए आपके 2-3 रिजर्वायर हैं, ठीक है, और वो किसी तरीके से वो अलग अलग पोजीशन पर है, उनके अलग अलग हाइट है फ्रॉम द रेफरेंस लेवल पर है, तो उनको आप अगर पाइप से जोड़ते हैं तो किस तरीके का फ्लो होगा, किस पाइप से किस पाइप मतलब किस वेसल से किस वेसल में लिक्विड जाएगा और
कितना उनमें हेड लॉस होगा, कितना उनके फ्री लिक्विड सरफेस के बीच का लेवल का डिफरेंस होगा, वो सब चीज़ निकालने की कंडीशन को बोला जाता है ब्रांच पाइप नेटवर्क। ठीक है, और ब्रांच पाइप नेटवर्क को सॉल्व करना बहुत आसान है, सिर्फ 3 सेट ऑफ इक्वेशंस आपको लगानी होती है। दैट इज नोन एज वन इज अ बर्नौली इक्वेशन, वन इज अ डार्सी-वेईसबैक इक्वेशन, वन इज अ कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, ये बेसिकली एक काइंड ऑफ अ कंटिन्यूटी इक्वेशन ही है। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इज अ काइंड ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन आपको पता है, डार्सी-वेईसबैक इक्वेशन इज दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद इसमें एक चीज़ और बची है, दैट इज नोन एज अ पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स। पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स में देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इस तरीके कोई है कि ये आपका एच है टोटल हेड, और यहाँ से अगर आपका कोई पाइप है जिसमें से आपका लेंथ एल, डायमीटर डी, वेलोसिटी वी है, यहाँ से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो इस तरीके की जो लाइन होगी दैट इज नोन एज हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। ठीक है, और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू पाइप इज पी इज इक्वल टू रो जी क्यू इंटू एच नेट। ठीक है, और एच नेट इज इक्वल टू एच माइनस एच एफ, क्योंकि कभी भी यहाँ से फ्लो होगा तो एच एफ तो होगा ही होगा, फ्रिक्शनल हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन तो होगा ही होगा। ठीक है, एच नेट इज इक्वल टू एच माइनस एच एफ। और मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए आप क्या करेंगे कि डी पी बाई डी वी, दिस इज द पावर एंड दिस इज द वेलोसिटी। आप क्या करें, इसको आप कन्वर्ट कर लें इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और वहाँ से इसको आप इक्वेट करेंगे जीरो पे, तो आपको एक कंडीशन मिल जाएगी एच एफ इक्वल टू एच बाई 3। और एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन, या फिर हम मैक्सिमम अगर एफिशिएंसी की तो बात करें, दैट इज एच आउटलेट, यानी कि आउटलेट पर जो भी हेड है अपॉन इनलेट में जो भी हेड है, आउटलेट पर एच माइनस एच एफ और एच। ठीक है, और अगर हम मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं, एच एफ की जगह अगर हम एच बाई 3 लिख लेते हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाती है दैट इज 0.667 और 66.67%। ठीक है, तो ये सारा कुछ था हमारा फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप्स के ऊपर। अगला जो हमारा लेक्चर आएगा दैट विल बी द लेमिनार फ्लो। उसमें हम 2 डेरिवेशंस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द फ्लो थ्रू पाइप। उसके अंदर भी एक लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप का एक डेरिवेशन होगा, और लेमिनार फ्लो और एक फ्लो होगा दैट इज़ द फ्लो बिटवीन 2 प्लेट्स। और मैं बता रहा हूँ कि वो पहला लेक्चर ऐसा होगा जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन करके दिखाऊंगा लाइन बाय लाइन उन दोनों केसेस का। ठीक है, क्योंकि वो डेरिवेशंस में ऐसा है कि बीच बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस निकल के आते हैं जिनमें से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या बनते हैं, वो सब मैं आपको अगले लेक्चर में उस डेरिवेशंस को जब मैं आपको कर दिखाऊंगा, करा हुआ डेरिवेशंस होगा, पूरा का पूरा डेरिवेशंस होगा। ठीक है, और उसमें सारे एक्सप्रेशंस जो होंगे बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं, और वो आप सब नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप वही बात है, क्वेश्चंस लगाते रहें और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहें, आप किसी स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन लगाते रहें, और बाकी आपने कोई भी प्रॉब्लम, अपनी कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी लाइव सब्सक्राइब करें, हमारे ऊपर भरोसा रखें, अपनी तैयारी पूरी रखें, हार्डवर्क पूरा रखें, और ज़्यादा इधर उधर सिलेबस ढूंढने में और उसमें अपना समय व्यर्थ ना करें, सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। जितना भी नोट्स वगैरह की ज़रूरत है वो आप इस लेक्चर से उठाएं, दे आर मोर देन इनफ। ठीक है, ये मोर देन इनफ है, और आप ये सारा कुछ पढ़ लें और आपका बहुत बढ़िया पेपर, कोई भी अगले 6 महीने 8 महीने के बाद कोई भी पेपर होगा, तो अगर आप पूरे 6 महीने 8 महीने तक ये सारे कोर्सेज पढ़ते रहते हैं और इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो बहुत बढ़िया हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वही लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स की। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर कमिंग सून, 1 या 2 दिन में शायद वो लेक्चर आपके पास सामने होगा। ठीक है, तो टिल देन thank you, and thank you for watching this lecture, and have a good day.